नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान पर अमेरिकी हमलों ने इजरायल के साथ उसकी जंग को और तेज कर दिया है। ईरान ने कसम खा ली है कि वो इसका बदला लेकर रहेगा। ईरान ने इजरायल पर कई मिसाइलें दागी हैं। हर तरफ सायरन बज रहे हैं। अमेरिका भी खौफ में है कि ईरान उस पर हमला न कर दे। अमेरिका की तरफ से बार बार ईरान को चेतावनी दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा हुई। चीन, पाकिस्तान, रूस जैसे देशों ने अमेरिकी हमलों पर अपना रुख साफ कर दिया है। ईरानी हमलों से अब इजरायल का बुरा हाल हो गया है और अब वो सीजफायर की बात कर रहा है। तो ईरानी हमलों से बेहाल इजरायल ने कही सीजफायर की बात। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के दिए संकेत। मेक ईरान ग्रेट अगेन का दिया नारा। उधर ईरान में खामेनेई के समर्थन में निकली विशाल रैली। ईरान पर अमेरिकी हमलों से तमाम देशों में गुस्सा। जगह जगह अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन। गो बैक ट्रंप के लगे नारे। क्या बैन होगा पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम? FATF की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हिंदुस्तान की जांच का दिया हवाला। और चलते चलते में देखेंगे, सालों से निष्क्रिय पड़े नासा के सैटेलाइट से मिला रहस्यमयी सिग्नल। वैज्ञानिक भी हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला। यूक्रेनी गृह मंत्री इहोर क्लीमेंको ने की 4 लोगों की मौत की पुष्टि। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले ये रुकना चाहिए। बांग्लादेश में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हुदा को लुंगी टी शर्ट में उठाकर ले गई पुलिस। चुनाव में हेरफेर के लगे हैं आरोप। लोगों ने जूते चप्पलों की बरसात। सीरिया के चर्च पर बड़ा हमला। हमलावर ने खुद को विस्फोटक बेल्ट से उड़ाया। 22 की गई जान, जबकि 60 से ज्यादा घायल। अभी और बढ़ सकता है आंकड़ा। अमेरिका ने भारत यात्रा को लेकर जारी की एडवाइजरी। कई राज्यों में जाने से किया मना। हिंसक अपराधों के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए सतर्कता बरतने की दी सलाह। तो पूरे इजरायल में सायरन सुने जा रहे हैं और सायरन की आवाज आने के कुछ देर बाद धमाके भी सुने जा रहे हैं। ये धमाके ईरान की मिसाइलों के हैं जो इजरायल में आकर गिर रही हैं और इजरायल का डिफेंस सिस्टम इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान ने एक बार फिर तेल अवीव, हाइफा सहित इजरायल के कई शहरों पर मिसाइल हमले की। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उससे इजरायल में चारों तरफ तबाही दिखाई दे रही है। ईरान के हमले में इजरायल लगातार मलबे में बदलता जा रहा है, जिससे बचने के लिए अब नेतन्याहू की तरफ से सीजफायर पर विचार शुरू हो गया है। पहले इजरायल ये दावा कर रहा था कि खामेनेई की सत्ता उखाड़ने के बाद ही सीजफायर पर विचार होगा, लेकिन ईरान के हमले से इजरायल को अब हार दिखाई दे रही है। अमेरिका की जंग में शामिल होने के बाद भी स्थिति बदलती नजर नहीं आ रही, जिसके बाद इजरायल की तरफ से ईरान से जंग रोकने को कहा जा रहा है। इजरायली न्यूज वेबसाइट वायनेट की रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि अगर खामेनेई फायर रोकते हैं और कहते हैं कि वो लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, तो हम इसे स्वीकार करेंगे। ये पहली बार है जब इजरायल की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है। साफ है, इजरायल अब सीजफायर चाहता है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह जंग अगर लंबी चलेगी तो वो अब इसे सहन नहीं कर पाएगा। अमेरिकी मीडिया संस्थान फॉक्स न्यूज ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि इजरायल के पास हथियार भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। 8 से 10 दिन से ज्यादा इजरायल जंग नहीं लड़ पाएगा। पहले से ही ईरानी मिसाइल रोकने की उसकी क्षमता खत्म होने के करीब है। ऐसे में जंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इजरायल की मुसीबत बढ़ती चली जाएगी और इसी के चलते इजरायल अब सीजफायर की डिमांड करने को मजबूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल और ईरान की जंग में अमेरिका की भी जबरदस्त बेइज्जती हुई है। उसका हमला असफल बताया जा रहा है, तो UNSC में भी अमेरिका को घेर लिया गया। UNSC की इमरजेंसी मीटिंग में रूस, चीन और पाकिस्तान ने भी अमेरिका की निंदा की है। ईरान ने अमेरिका पर तीखे हमले भी किए। ईरान के प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इस परिषद का एक स्थायी सदस्य है, उसने अब एक बार फिर अवैध बल का सहारा लिया है। एक मनगढ़ंत और बेतुके बहाने के तहत मेरे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोक रहा है। अब ईरानी सेना अमेरिका और इजरायल की तरफ से हाल के हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया को समय, प्रकृति और पैमाना तय करेगी। अमेरिकी हमलों के बाद आज संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में
एक और दाग दर्ज किया गया। यूएनएससी में ईरान का साथ देते हुए रूस के संयुक्त राष्ट्र राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा कि साल 2003 में पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पॉवेल की ओर से यूएनएससी में दिए गए उस तर्क को याद किया जाना चाहिए जिसमें कहा गया था कि इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अपने केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के स्टोरेज के कारण दुनिया के लिए खतरा बने हैं। हमें एक बार फिर अमेरिका की परी कथाओं पर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों लोगों पर दुख और तकलीफें थोपी जा सके। इससे हमारा यह विश्वास और मजबूत होता है कि इतिहास ने हमारे अमेरिकी सहकर्मियों को कुछ नहीं सिखाया है। वहीं चीन और पाकिस्तान ने भी यूएनएससी में अमेरिका के हमले की निंदा की और एक प्रस्ताव पेश किया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका को मिली बड़ी हार की। तो ईरान इजराइल की जंग को लेकर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, अब वो सच होती दिखाई दे रही है। इजराइल अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि ईरान परमाणु हथियार बना लेगा और इसीलिए उसे रोकना जरूरी था, अब यह साफ हो गया है कि यह सब महज एक बहाना था। ईरान पर हमले का असली मकसद सत्ता परिवर्तन था। अब यह बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमलों की काफी निंदा हो रही है। इस बीच ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे दिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर कहा कि सत्ता परिवर्तन कहना राजनीतिक तौर पर सही नहीं माना जाता, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना पा रही है, तो फिर सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति का मकसद यही है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो। वैसे अमेरिका पर यह आरोप तो पहले से ही लग रहे थे कि वो ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बैठाना चाहता है, इसीलिए ईरान पर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। पहले प्रतिबंध और अब हमला। इन सब के पीछे उनका इरादा ईरान की सत्ता से खामेनेई को हटाना था। और ऐसा ही कुछ बयान ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी का भी आया है। उन्होंने अमेरिकी हमलों के लिए इस्लामिक रिपब्लिक की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को जिम्मेदार ठहराते हुए सुप्रीम लीडर खामेनेई की इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शांति का एकमात्र रास्ता इस शासन का अंत है। रेजा शाह पहलवी फिलहाल अमेरिका में ही है, लेकिन अमेरिका की ये मंशा पूरी होना इतना भी आसान नजर नहीं आ रहा। इस जंग को लेकर ईरान की जनता में उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का समर्थन बढ़ा ही है। जिस तरह से उनके नेतृत्व में ईरान ने इजरायली हमलों का जवाब दिया और अमेरिका के सामने भी डट कर खड़ा है, उसके बाद तेहरान में खामेनेई का समर्थन और बढ़ गया है। तेहरान में एक बड़ी रैली निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने अपने सर्वोच्च नेता के समर्थन में नारे लगाए, जिससे यह साफ हो गया है कि अमेरिका की सारी कोशिशें फेल हो गई। ईरान के लोगों ने बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका का ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना सपना ही रह गया। और अब बात अमेरिका पर लोगों के गुस्से की। तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसे लेकर अब पूरी दुनिया के लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च किया, साथ ही फलस्तीनी झंडे लहराए और ईरान से हाथ हटाओ और ईरान पर युद्ध बंद करो लिखी तख्तियां पकड़कर नारेबाजी की। वहीं ईरान पर किए हमलों और इजरायल के प्रति समर्थन को लेकर अमेरिकियों ने भी चिंता जाहिर की है। लोगों ने इराक युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि जैसा कि बुश ने इराक में कहा था, हम खतरे को खत्म करने जा रहे हैं। हम सामूहिक विनाश के हथियार खोजेंगे और उन्हें खत्म करेंगे। क्या यह उनकी योजना के मुताबिक हुआ? हमें लगता है ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप का कांग्रेस से स्पष्ट समर्थन के बिना इस हमले को मंजूरी देना थोड़ा अपमानजनक था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन लोगों ने पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन किया था, वो लोग भी अब ट्रंप के खिलाफ मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें भी चिंता दिख रही है कि ट्रंप के फैसले से कहीं अमेरिका लंबे संघर्ष में फंस जाएगा। हिंदुस्तान की सरकार ने भले ही अभी तक इस जंग को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया हो, लेकिन यहां भी ईरान के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। कोलकाता में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के कार्यकर्ताओं ने ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और इजरायल की निंदा करते हुए एक विरोध रैली निकाली। इस रैली के दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का पुतला भी जलाया। दक्षिण कोरिया में भी ईरान पर अमेरिका के हमले के विरोध में लोगों ने अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मार्च निकाला। तो पाकिस्तान में भी प्रदर्शन किए गए।
2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था और अब ट्रंप के खिलाफ पाकिस्तान की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से एक वीडियो सामने आया है जहां ईरान के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। पाकिस्तान सरकार ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि एक बार फिर उसका मिसाइल प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय रडार पर आ गया है। खास बात यह है कि इस बार ऐसा होने के पीछे का कारण FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई रिपोर्ट है, जिसने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद को छिपाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया। ये खबर हिंदुस्तान के लिए काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि FATF की रिपोर्ट, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग एंड सैंक्शंस इवेजन स्कीम्स है, उसमें हिंदुस्तान की तरफ से की गई जांच का भी हवाला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 2020 में एक चीनी जहाज डा कुई यून को गुजरात के कांडला पोर्ट पर रोका गया, जो कराची के कासिम पोर्ट जा रहा था। जहाज से जो सामान जब्त हुआ उसके डॉक्यूमेंट्स में उसे सामान्य ऑटोक्लेव बताया गया, लेकिन भारतीय जांच में पाया गया कि यह मिसाइल मोटर केमिकल कोटिंग और हाई एनर्जी मटेरियल से जुड़ा ड्यूअल यूज सामान था। जांच में यह भी सामने आया कि यह सामान पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए था, जो देश में मिसाइल निर्माण का प्रमुख केंद्र है। इसका मतलब यह है कि चीन से भेजे जा रहे खतरनाक उपकरण जानबूझकर गलत तरीके से डिक्लेयर किए गए ताकि वे वैश्विक प्रतिबंधों और एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों से बच सके। रिपोर्ट में भारतीय जांच पर मुहर लगा दी गई। इसके चलते वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं और भारत के हाथ बड़ा मौका लग गया है। और अब भारत FATF के सामने नया डोजियर पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसमें पाकिस्तान की आतंकवाद के वित्त पोषण और हथियारों के प्रसार को लेकर लापरवाही को उजागर किया जाएगा। अगर इस डोजियर को मंजूरी मिल जाती है तो पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है, जो उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि पाकिस्तान पहले भी 3 बार ग्रे लिस्ट में रह चुका है और आखिरी बार उसे 2022 में सूची से हटाया गया था। अब हिंदुस्तान की कोशिश है कि FATF इस बार ज्यादा कड़ा रुख अपनाए, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और वैश्विक निवेश पर गहरा असर पड़े, क्योंकि FATF की रिपोर्ट के सामने आते ही पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनना तय है। और अब चलते चलते में देखेंगे सालों से बंद पड़े नासा के सैटेलाइट से मिले रहस्यमय सिग्नल को। तो वैज्ञानिकों को हाल ही में अचानक से अंतरिक्ष से एक बहुत ही शक्तिशाली सिग्नल मिला, जिसने उन्हें हैरान कर दिया और साथ ही ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि जिस सैटेलाइट से ये सिग्नल मिला है वो पिछले 60 सालों से निष्क्रिय पड़ा हुआ था। ऐसे में सिग्नल मिलने के बाद से वैज्ञानिक एक बार फिर जांच में जुट गए हैं और उत्सुकता के साथ इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एक ऐसी सैटेलाइट ने सिग्नल भेजा है जो 6 दशक से खामोश पड़ी थी और साथ ही बड़ी बात यह भी है कि सैटेलाइट से बहुत तेज सिग्नल मिला है, जिससे सभी में एक जिज्ञासा फैल गई है। बता दें कि यह सिग्नल 13 जून को ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथ फाइंडर टेलीस्कोप से पकड़ा गया। सिग्नल बेहद तेज था और सिर्फ 30 नैनोसेकंड तक चला, लेकिन उस एक पल में यह रेडियो आसमान में सबसे चमकदार चीज बन गया, जिसने सभी को पीछे छोड़ दिया। तेज सिग्नल मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने जब इस सोर्स की तलाश की तो एक पल के लिए तो उन्हें विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि यह नासा का रिले 2 सैटेलाइट था, जिसे 1964 में लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट 1965 के बाद कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और माना जा रहा था कि 1967 तक इसके सभी सिस्टम बंद हो चुके थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक रिले 2 धरती से सिर्फ 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। उनका मानना है कि यह सिग्नल सैटेलाइट से खुद से नहीं आया, बल्कि शायद किसी बाहरी घटना जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज यानी बिजली जैसा झटका या छोटे उल्कापिंड की टक्कर की वजह से हुआ है। इस सिग्नल के मिलने के बाद कहा जा रहा है कि यह घटना भविष्य में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज को समझने का एक नया तरीका बन सकती है, खासकर जब अंतरिक्ष में छोटे और सस्ते सैटेलाइट्स की तादाद बढ़ रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।